गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मुकेश कुमार। पिछली वीडियो में हमने अध्ययन किया था वर्णमाला का पार्ट 2 और अब हम आगे बढ़ते हैं। और वर्णमाला के बाद हिंदी में जो चैप्टर आता है हमारा पढ़ने के लिए वो है शब्द। आज हम शब्द का ही के विषय में जानेंगे, शब्द विषय के में अध्ययन करेंगे। पहले तो शब्द के विषय में जान लेते हैं। शब्द होता क्या है? अक्षरों के जोड़ को शब्द कहते हैं। और शब्द भी ऐसा हो कि वो सार्थक हो, उसका कोई अर्थ हो। ऐसा नहीं है कि हमने अक्षरों को तो जोड़ लिया लेकिन अर्थ तो कोई मिला ही नहीं। तो कुछ अक्षरों को, एक से अधिक अक्षरों का जोड़ और उनका सार्थक अर्थ ही हमारा क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। आज हम शब्द के पार्ट पढ़ेंगे कि शब्द के कितने पार्ट होते हैं, उनको कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। वो एक तालिका के माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आशा करता हूं कि आप उसको अच्छी तरीके से लेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। देख लेते हैं कि शब्दों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 4 भागों में। नंबर 1 कौन सा है? उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 2 व्युत्पत्ति के आधार पर। और नंबर 3 हमारा क्या है? प्रयोग के आधार पर। नंबर 4 अर्थ के आधार पर। ध्यान चल नहीं रहे। देखा आपने कि शब्द को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 व्युत्पत्ति के आधार पर, नंबर 3 प्रयोग के आधार पर और नंबर 4 अर्थ के आधार पर। अब ये व्युत्पत्ति, इसको हम कह सकते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर यानी कि दोनों की एक ही बात है, व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर। दोनों एक ही पूरक हैं और रचना के आधार पर भी लिख सकते हैं हम यहाँ और व्युत्पत्ति के आधार पर भी लिख सकते हैं। अब ये तो 4 भागों में हमने इनको विभाजित कर लिया है। अब इनके भी अपने अलग अलग भाग हैं। अब देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर यदि बात करें उत्पत्ति के आधार पर तो इसके भी 5 भाग हैं। इसके 5 भाग हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भाग हुए। अब इनके भी भाग हैं। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति की व्याख्या करेंगे। उत्पत्ति के आधार पर कितने भाग हैं शब्द के? 5। कितने हैं? 5 भाग हैं। कौन कौन से? नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 तद्भव,
नंबर 3 देशज, नंबर 4 विदेशज, नंबर 5 मिश्रित। तो आपने देखा कि शब्द को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब बात करते हैं कि उत्पत्ति के कितने भाग हैं। उत्पत्ति के आधार पर अगर हम शब्द को बांटें तो कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? 5। नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 देशज, नंबर 4 विदेशज और नंबर 5 मिश्रित शब्द। ये शब्द हैं। अब तत्सम तद्भव जानते होंगे। तत्सम किसको कहते हैं? हमारी जो संस्कृत भाषा है वो तत्सम शब्दों पर ही आधारित है। तो वो शब्द जो अब हिंदी की हम बोलचाल में जो सीधे संस्कृत में सेम ऐसे ही उठा लिए गए हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और उनको उठाकर हम अपना जो है अपनी बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं और उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। सिर्फ जैसे संस्कृत में लिखे हुए थे वैसे ही शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। वो शब्द क्या होते हैं? हमारे तत्सम होते हैं। जैसे कि नेत्र, जिसको चक्षु भी कह सकते हैं। एक हमारा घी जो है घृत बोलते हैं हम उसको। जैसे कि कर्ण, समझ ही रहे होंगे आप। तो ये क्या है? ये हमारे जो शब्द हैं ये सब संस्कृत से ऐसे ही उठे हुए हैं जैसे कि संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं तद्भव शब्द की। तद्भव शब्द कैसे, कौन होते हैं, कैसे होते हैं? तो इसकी परिभाषा इसके सेम अलग है कि हमारी जो तत्सम का जो बिगड़ा हुआ रूप होता है, जो हमारी आम बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं, और वो किसका बिगड़ा हुआ रूप होता है? संस्कृत शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप ही क्या होता है? तद्भव कहलाता है। जैसे कि हम चक्षु, नेत्र क्या कहते हैं? ये आंख बोलते हैं, आंख। क्या कहते हैं? आंख। घृत को क्या कहते हैं हम? घी कहते हैं, घी। और कर्ण को हम क्या कहते हैं? कान कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे बात को कि तत्सम और तद्भव बड़ा आसान तरीका है। आम बोलचाल की भाषा के शब्द हैं हमारी, परिवेश के से आए हैं हमारे, और ये क्या है? ये एक भाषा, प्राचीन भाषा हमारी जो संस्कृत थी उससे उठाए गए हुए शब्द हैं। सेम, इसमें कोई बदलाव नहीं है। जिन संस्कृत शब्दों में कोई बदलाव नहीं हुआ होता है और उसको हम इसी तरीके से प्रयोग करते हैं, वो हमारे तत्सम शब्द होते हैं। और तद्भव जिनमें उनका बिगड़ जाता है रूप। जैसे कि कोई नहीं बोल पाता है वो कि अब चक्षु हर किसी व्यक्ति से नहीं बोला जाएगा, बोल सकते हैं, लेकिन वो जल्दबाजी में अपनी आम बोलचाल की परिभाषा में या परिवेश में किस तरीके से उसको जल्दी से कन्वर्ट किया जाए, तो वो अपनी जो है आम बोलचाल की भाषा में जो इनका बिगड़ा हुआ रूप हो जाता है वो हमारा तद्भव कहलाता है। अब बात करते हैं देशज। जो देशज जो अपने ही जो है अपने ही देश में एक परिवेश से प्राप्त हुए हैं, जैसे कि जूता, पेड़, रोटी। देखो ये ऐसे शब्द हैं कि ये कहीं से नहीं आए हैं हमारे पास, ना संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, ना उनका कोई किसी का बिगड़ा हुआ रूप है, ना किसी और देश के हैं। ये क्या है? सिर्फ परिवेश से ही आए हैं और ये हमारे भाषा में, हमारी बोलचाल की भाषा में सम्मिलित हो गए हैं। तो ऐसे शब्द जो हैं जूता, पेड़, रोटी, ये क्या हैं? ये देशज हैं। विदेशज। अब विदेशज शब्द जो
विदेश से आए हैं, यानी कि हमारे देश के नहीं हैं वो, और विदेश से आए, जैसे कि पहले लोगों के कुछ आक्रमणकारी आए और कुछ लोग जो है यहाँ पर घूमने के लिए आए, तो उनके कुछ शब्द हैं और जो प्रचलन में आ गए, जो हमारी बोलचाल की भाषा में सम्मिलित हो गए। वो ऐसे शब्द कौन से हैं? विदेश, उनको शब्दों को क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कि अरबी से हैं, फारसी से हैं, तुर्क से हैं, फ्रांस से हैं, बहुत सारे शब्द हैं इस तरीके के। यदि बात करें जैसे स्टेशन, सिनेमा, बहुत सारे शब्द हैं। इसके अलावा भी हम बहुत और शब्द लिख सकते हैं। लीडर, मीटिंग, बहुत सारे शब्द हैं और अलग अलग देशों से आए हैं। फ्रांस से हैं, कुछ चीनी शब्द हैं, कुछ पुर्तगाली शब्द हैं, कुछ अरबी शब्द हैं। आपने देखा होगा कि हमारी जो कोर्ट की भाषा होती है, न्यायालय की भाषा होती है, वो कैसी होती है? अरबी होती है। तो ये शब्द, मिश्रित शब्द का कोई इतना बड़ा नहीं है। मिश्रित शब्द का मतलब क्या है कि दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया गया, उसको हम मिश्रित शब्द कहते हैं। तो ये आपकी बात समझ में आएगी। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, ये तो मैंने बताया आपको। फिर उत्पत्ति को के आधार पर शब्दों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 5। कौन कौन से हैं ये मैंने लिख दिया है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और मिश्रित। इनको मैंने समझा दिया है कि कौन सा शब्द है और क्या इनकी परिभाषा भी आपको बताई। अब चलते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। तो देखो, व्युत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों को कितने भागों में बांट सकते हैं? 3। नंबर 1 रोड, नंबर 2 यौगिक, दिखाई दे रहा है? यौगिक, नंबर 2 यौगिक, और नंबर 3 योग रूढ़। रूढ़ शब्द के विषय में जान लेते हैं। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो हमारी आम बोलचाल की भाषा में सम्मिलित हैं, और ऐसे शब्द अविभाज्य होते हैं, उनको का विभाजन नहीं हो सकता, कि वो जैसे हैं उसी आकार में, उसी में अपने आकार में रहेंगे। उनको कोई परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उनमें कुछ जोड़ा नहीं जा सकता, उनमें कुछ घटाया नहीं जा सकता। वो रूढ़ शब्द होते हैं और उनका अर्थ भी अपना ही एक अपना विशेष अर्थ रखते हैं। जैसे कि लोटा। अब बताओ कि लोटे का कोई भी अर्थ हो सकता है? क्या अर्थ हो सकता है लोटे का? कोई अर्थ नहीं हो सकता। तो इनका अपना एक विशेष ही अर्थ होता है कि लोटा है, बस लोटा है, पर जो है पानी के उसमें काम आए या किसी भी चीज़ के लिए काम आए, लेकिन इसको हम किसी कोई और नाम नहीं दे सकते। पंखा, तो ये क्या है? हमारे परिवेशी शब्द हैं और अविभाजित हैं। कैसे शब्द हैं? परिवेशीय और अविभाजित शब्द, इनको विभाजित नहीं किया जा सकता। अब पंखा, अंग्रेजी में फैन कहते हैं, लेकिन वो अंग्रेजी लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी में पंखा, और जिस पंखे को हम कुछ और नाम हिंदी में अगर इसका अर्थ निकालने लगें तो कोई और नाम नहीं दिया जा सकता। और ये जो है इसको विभाजित या अविभाज्य है, इनको कोई हम विभाजित नहीं कर सकते। तो बात समझ में आ गई होगी। रूढ़ क्या होता है कि हमारे परिवेशीय शब्द हैं और वो शब्द जो अविभाज्य हैं, जिनको हम विभाजित नहीं कर सकते, जिसको टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, वो अपना एक विशेष ही अर्थ रखते हैं। ऐसे शब्दों को हम कैसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। अब बात आती है यौगिक शब्द की। यौगिक शब्द की क्या परिभाषा है, इसको कैसे पहचानेंगे? तो देखो क्या है, संधि। ये
यौगिक के जो शब्द बनते हैं वो संधि से बनते हैं, और ये दो शब्दों का मेल होता है। क्या होता है? दो शब्दों का मेल होता है, दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है, और वो उन शब्दों को क्या कहते हैं? हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि विद्यालय, तो जरा देखें आप इसको, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, दो सार्थक शब्दों से मिलकर बना है, और इसने उन सार्थक शब्दों से मिलकर बना है, और इसने एक अपना एक अलग ही अर्थ प्रदान करा। जैसे कि विद्या जमा आलय, विद्यालय। अब देखो, विद्या, विद्या आप जानते हैं, आलय मतलब स्थान। तो जहां हम विद्या का अध्ययन करते हैं, जहां हम विद्या का अध्ययन करते हैं या पढ़ने के लिए जाते हैं, और जो वो स्थान है, तो उसको हम क्या कहते हैं? विद्यालय। तो क्या है कि यौगिक शब्द किसे कहते हैं? कि जो दो शब्दों से मिलकर बना हो, उसको हम यौगिक शब्द कहते हैं। तो देखो, विद्या और आलय अलग अलग दो शब्द हैं, अलग अलग अपना अर्थ रखते हैं। ये विद्या है और ये आलय है, यानी कि स्थान है। तो जहां हम विद्या का अध्ययन करते हैं, वो उस स्थान को हम क्या कहते हैं? विद्यालय कहते हैं। ऐसे ही इसमें और भी शब्द आएंगे, हिमालय, नवोदय। देखो, क्या करेंगे? इसका संधि विच्छेद करें तो हम हिम जमा आलय, बर्फ का स्थान। हिम माने बर्फ और आलय माने स्थान। बर्फ का स्थान कहाँ होता है? हिमालय पर ही होता है, पहाड़ों पर। पहाड़ को क्या कहते हैं? हिमालय कहते हैं। तो ये क्या है ऐसे शब्द? नवोदय, नव जमा उदय, नवोदय। तो ये ऐसे दो शब्दों से मिलकर जो बने हुए शब्द होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। अब योग रूढ़ में आ, योग रूढ़ शब्द जो है हमारा, योग रूढ़ में आते हैं कि योग रूढ़ किस किस को कहते हैं? ये भी दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, लेकिन अपना एक विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? एक नया ही, जब ये इसको हम जोड़कर एक नया शब्द बनाएंगे, तो उस शब्द जो शब्द बनेगा उसका अपना एक विशेष अर्थ होगा, वो अब एक विशेष अर्थ की ओर ले जाएगा। जैसे कि ये बहुब्रीहि समास, अगर इसको हम देखा जाए, आगे पढ़ेंगे हम समास, संधि, अभी इसके बाद संधि वंधि आएंगी, और जो है फिर समास आएंगे। तो समास पढ़ेंगे हम, समास कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो योग रूढ़ ये एक बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास के जितने भी शब्द होते हैं, वो योग रूढ़, उन शब्दों को हम क्या कह सकते हैं? योग रूढ़ शब्द कह सकते हैं। अब देख लें, मैं आपको बता दूं, जैसे दशानन, दशानन। देखो, इसका अगर हम ये जो है संधि, इसमें संधि नहीं होती, इसका हम जो है इसका एक विस्तारित रूप लेंगे तो 10 सिर रखने वाला कहते हैं ना, कि दशानन 10 सिर रखने वाला। इसका अगर हम अर्थ लें तो क्या होगा? 10 सिर आनंद। देखो, इस मैं अभी करके बताऊंगा, 10 सिर रखने वाला। या 10 आनन हैं जिसके, या आनन हैं जिसके। तो 10 सिर रखने वाला या 10 आनन हैं जिसके, 10, और आनन माने सिर। किसको कहते हैं? आनन, सिरों को कहते हैं। तो जब हम इसको करेंगे तो इसका क्या अर्थ निकलेगा? रावण, 10 आनन। अगर ये आ जाए कि 10 आनन हैं जिसके, एक शब्द में पिरोना है, तो क्या करना है? क्या लिखेंगे? 10 आनन। और जो है किसको कहते हैं हम?
रावण को कहते हैं। चतुर्भुज क्या है? चतुर्भुज, 4 हाथ हैं जिसके, तो क्या हो सकता है? ब्रह्मा। ब्रह्मा के देखे होंगे आपने 4 हाथ। तो ये क्या है? इस तरीके से जो है ये हमारा ये बहुप्रीहि समास पर आधारित होता है। तो ये जो जितने भी हमारे बहुप्रीहि समास के शब्द होते हैं वो कौन से शब्द कहलाए जाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाए जाते हैं। और बहुत सारे शब्द हैं, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात कौन? गणेश, गणेश जी। तो जो एक अलग ही अर्थ प्रदान करते हों, जो शब्द अलग ही अर्थ प्रदान करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। आज शब्द के विषय में इतना ही। इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, काफ़ी समय हो गया है, वो कल आपको उसके विषय में जानकारी देंगे। धन्यवाद।